जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स के PT1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इवन इन दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो प्यारे बच्चे, आज से हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको फाइनल तक हेल्प करेगा। तो अब के जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसके अंदर क्वेश्चन, जैसे इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन होगा हमारा स्टार्ट वो 6 से ऑनवर्ड होगा, ताकि एक कंप्लीट सीरीज़ बन जाए, बार बार वही क्वेश्चन हमें ना बनाने पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर ऑफ रूट। आपको इस इक्वेशन के अंदर बताना है कि इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट कैसा है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, डी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डी निकालते कैसे हैं, अगला क्वेश्चन कि डी निकालते कैसे हैं। तो डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ से क्वेश्चन और अराइज होता है कि ABC की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को आपने गिवन इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, x² के साथ वाली टर्म हमेशा a होती है। यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। x के साथ वाली टर्म हमेशा b की होती है, और साइन आपने ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है पर वहाँ माइनस है, तो माइनस लेना है, -6। c की वैल्यू हमेशा अकेला कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर c की वैल्यू 5। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू b² - 4ac में पुट करनी है, d निकालना है। जैसे आप d की वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे तो आपके आंसर d के 3 चीज़ों में आ सकते हैं, या तो 0 के इक्वल आ जाए, या 0 से ऊपर वाली टर्म आ जाए 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर आ जाए, या 0 से पहले वाली टर्म यानी कि नेगेटिव आ जाए, -1 -2 -3। तो इस बेस पे हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला, ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या आते हैं, हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक कैटेगरी, हमने 2 फर्दर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 64 आ गया, ठीक है, 25 आ गया, तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट इरेशनल होंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी होगी डी ग्रेटर देन 0। डी इक्वल टू आएगा तो रियल और इक्वल रूट होंगे। ठीक है, रूट रियल होंगे और दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। डी लेस देन 0 आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, पेयर इमेजनरी रूट्स हैं। ठीक है, आगे x निकालने के लिए यहाँ पर इन्होंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्होंने कहा है कि अगर रूट्स रियल आते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने क्या लगाया, d का फार्मूला लगाया। b की वैल्यू -6 है, ब्रैकेट में माइनस आ गया, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5। ठीक है, -6 का स्क्वायर मतलब 36 -20। d की वैल्यू क्या आ गई, 16। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब d की वैल्यू 16 आ गई तो रूट आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, या आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाल सकते हैं। मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करूँगा किसमें, x² - 5x - 1x में। ठीक है, यहाँ से जो मेरे पेयर बन जाएंगे x - 5, ठीक है, -1 और x - 5। ठीक है, x - 1 और x - 5 यहाँ से 2 पेयर बन गए। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई 1 और 5 आ गई। ठीक है, समझ में आ गई कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 5 आ गई। अब यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे x की जगह तो इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए। अगर आप 5 पुट करते हैं तब भी इक्वेशन का आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना नहीं आता है, उसका वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वीडियो का लिंक, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके 10th मैथ्स के जितने वीडियो हैं उसमें आपको सारे 10th से जुड़े हुए वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी हम करके हटे हैं।
ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट कब होते हैं, मैंने अभी बताया था, जब डी की वैल्यू 0 हो, डी निकालने के बाद, तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हम डी को 0 के इक्वल कर देंगे। डी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, b² - 4ac, ये इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने जनरल इक्वेशन मेंशन कर देनी है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब x² के साथ वाली पूरी टर्म a की वैल्यू है, फिर से वही चीज़, x² के साथ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी टर्म है c+1। ठीक है, c+1 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब बात करते हैं b की, x के साथ वाली पूरी टर्म b की वैल्यू होगी, यहाँ प्लस है पर यहाँ आप देख सकते हैं माइनस है, तो -6c+1 b की वैल्यू आ गई। फर्दर c की वैल्यू जो लास्ट में बच गया वो c की वैल्यू है। अब ये आपने निकाल दिया, यहाँ से निकालने के बाद आपने इन वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है। b² का मतलब b की वैल्यू ये वाली है, -6c+1 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, a की वैल्यू c+1 है और c की वैल्यू 3c+9 है। इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर लग गया, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर अब लगेगा, चलो मैं इसको एक स्टेप आगे ले चलता हूँ, ये स्क्वायर में आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, c+1 और c+9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, c+1 यानी कि a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है c² + a² + b² + 2ab, तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा c² + 9c + 1c + 9 = 0। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, इससे आगे का स्टेप मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ कम है। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं मूव करता हूँ तो ये चीज़ें आपको समझ में हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, 36 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 36 को पहले c² से मल्टीप्लाई करूँगा 36², 36 को 1 से करूँगा तो 36 आ जाएगा, 36 को 2c से करूँगा तो 72c आ जाएगा। सिमिलरली 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12c²। ठीक है, माइनस अभी मैं बाहर ही रखता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, 108c + 12c + 108। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए अगले स्टेप में 36 है, 36c² + 36 + 72c -12c² -108c -12c -108 = 0। अब यहाँ से आपने सिंपली सॉल्व करना है और यहाँ से आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। है कुछ नहीं, बस इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा रोल था, हो सकता है इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न आए। अब लाइक टर्म देख लेते हैं, c² वाली ये है, c² वाली ये है, पर प्लस माइनस है, तो 36 - 12 हो गया 12²। ठीक है, अब c वाली टर्म एक ये है और ये है। ठीक है, दो माइनस में एक प्लस में, 108 + 12 हो गया 120, और ये माइनस का है तो -48c आ गया। लास्ट में बचा 36 और -108। ठीक है, 36 और -108 में से जब माइनस करेंगे तो -72 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24 तीनों में कॉमन है, तो 24 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा c² -2c और -3। 24 इक्वल के दूसरी साइड जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास टर्म बचती है ये, यहाँ से हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा c - 3, जो फैक्टर बनेंगे c - 3 और c+1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू एक +3 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। तो ये था हमारा c की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर कैलकुलेशन और आपने a b c की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन पेपर में फाइनल में आने के 110% चांस है, इसको आपने ध्यान से देखना है।
सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन है 6x² मैं ठीक करके लिख देता हूँ, टाइप होने में थोड़ी गलती हो गई, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर x² की टर्म के बाद x वाली टर्म आती है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x² के बाद हमें -3 कांस्टेंट टर्म दिया, तो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। 6x² - 7x - 3 ये हो गया। अब यहाँ से आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। x² के साथ वाली टर्म हमेशा a की वैल्यू यानी कि 6, x के साथ वाली टर्म b की वैल्यू यानी कि -7, c के साथ वाली टर्म ये है तो -3। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको सम ऑफ जीरोस का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने यही निकालना है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, ज़्यादातर लोग सीधा, क्योंकि ये -7 को इग्नोर कर देते हैं, क्या गलती करते हैं, -7/6 लिख कर छोड़ देते हैं। पर गलती क्या है, इसको आपने देखना है। एक माइनस आपके पास फार्मूले में है और एक आपकी b की वैल्यू में है, इसका आपने ध्यान रखना है। a की वैल्यू 6 है, ये आ गया 7/6, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है फार्मूला जो हमारे पास c/है। c की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की 6 है, तो -1/2 आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने ये काम कर दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा बीटा निकाल दिया यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके आपने रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैं 7x को पहले लिख रहा हूँ, आप ध्यान दे सकते हैं। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आपने इस्तेमाल करना है। 6 3 जा 18, ठीक है। 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं इन दोनों की। पहले वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। यहाँ पर ऑलरेडी 2x - 3 है, तो मैं 1 लिख देता हूँ बाहर। 3x + 1 और 2x - 3 हमारे पास फैक्टर बन गए। इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख देना है और x की वैल्यू आ जाएगी। एक जगह आपकी x की वैल्यू आएगी -1/3 और एक जगह आएगी 3/2। तो ये हमारी हो गई अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की। अब इन दोनों को प्लस करके आपका सेम आना चाहिए 7/6। चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -3 1/3 + 3/2। एलसीएम आया हमारे पास 6 -2 + 9। जब हमने सॉल्व किया तो 7/6 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर भी फार्मूला लगाकर भी 7/6 आ रहा था और रूट निकालने के बाद भी, तो हैंस वेरीफाइड। आपने प्रोडक्ट वाला भी करना है। प्रोडक्ट वाले में -1/3 और 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा -1/2। इसको करने के मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आ रहा और फार्मूला लगाने के बाद भी यही सेम आ रही थे, तो आपने लिखना है हैंस वेरीफाइड। खत्म, क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। जो वैल्यू आपने ABC के लिए थी वहाँ यहाँ पुट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट फाइंड आउट कर लेने हैं। उनको अल्फ़ा बीटा लेकर एक बार प्लस कर देना, एक बार मल्टीप्लाई। तो प्लस वाला प्लस के सेम आना चाहिए और मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई के सेम। अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एक आता है 2 डिजिट वाला, दूसरा आता है स्टीमर वाला। इन दोनों क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। और एक तीसरा आता है ट्रेन वाला। करना कैसे है, करने से पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो ये ट्रायंगल आपको याद करना है। क्या करना है, DST, ठीक है। D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम और S फॉर स्पीड। क्वेश्चन समझाने से पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपने स्पीड का फार्मूला लिखना है तो आपको दिख रहा होगा D/T1 यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना है तो D/S हो रहा है, और अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस ट्रायंगल का ये इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर ये ट्रायंगल आती है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक दूसरे एग्जांपल से इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करना चाहूँगा कि
आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है ए से बी। ठीक है, अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लेके चल रहा हूँ, कितना 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो मुझे 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अगर वही मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पहले मैं 30-40 पे जा रहा था, अभी मैं कितने पे जा रहा हूँ 330 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वही 120 डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4 घंटे लगेंगे। समझ में आ गई? तो यहाँ से ये T1 ले लेता हूँ, ये T2 ले लेता हूँ, टाइम 1 और टाइम 2। ठीक है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने उसको 1 आवर इक्वल में लिख दिया। किस में से किसको माइनस करूँगा? ऑब्वियसली बड़े नंबर में से सेकंड नंबर को बड़े नंबर में से स्मॉल को माइनस करूँगा। बड़ा नंबर क्या था T2, स्मॉल किस में था T1 में, तो मेरा 1 आवर आना चाहिए। तो यही फार्मूला इसके अंदर लगने वाला। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ पर हम टाइम वाला फार्मूला ही क्यों लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। अब ये हमारा डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। ठीक है, वुड हैव टेकन 48 मिनट। यहाँ से ही आपको बता दिया कि आपको टाइम वाला फार्मूला लेना है, फिर भी कैसे। ठीक है, एक ट्रेन को यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड पर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर ही जा रही है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगर हमने इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दिया होता तो ये 48 मिनट कम लेती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम 1 है, ठीक है, ये कम वाला टाइम है। तो पहले मैं, इन्होंने क्या बोला, ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए बोला, तो मैं लेट करूँगा, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन एट ओरिजिनल टाइम टेकन बाय द ट्रेन। क्या हो जाएगा, अभी मैंने ट्रायंगल बताया था DST, टाइम का फार्मूला मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ले लेता हूँ T1। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जब मैंने स्पीड बढ़ा दी ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड में मैंने कितना बढ़ाया है, x+5। क्लियर हो गया, स्पीड मैंने कितनी बढ़ाई है, x+5, ये मेरा हो गया T2। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया था कि इसमें टाइम कम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, T2 में से, सॉरी, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करने के लिए बताया था मैंने। ज़्यादा किस में लग रहा है, T1 में, कम किस में लग रहा है, T2 में। इन दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए, 48 मिनट आना चाहिए। ज़्यादा टाइम वाले में से कम टाइम को आपने माइनस करके कितना टाइम बच रहा है, 48 मिनट। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप क्लियर हो चुका है कि क्या था, हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। अब हमारे पास T1 क्या था, 360/x माइनस T2 क्या था, 360/x+5 इज इक्वल्स टू 48 मिनट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 48 मिनट को मैंने क्या किया, आवर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि सारे यूनिट मेरे आवर में है, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो अभी हो गया 48/60 आर। अब यहाँ से अगले स्टेप में देखिए, 360 यहाँ भी है, यहाँ भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ब्रैकेट में आसान हो गया सॉल्व करना, 1/x - 1। ठीक है, और इसको मैं कट कर देता हूँ, 12×4 = 48, 12×5 = 60, तो 4/5 आवर। इसके आगे आपने कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी कर लेते हैं सॉल्व, आप कहोगे सॉल्व नहीं किया पूरा। ठीक है, 360 एलसीएम आएगा x और x+5। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक है, पहले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरे को भी क्रॉस मल्टीप्लाई। x+5 को 1 से किया तो x+5 भी आएगा।
माइनस एक्स आ गया 4/5, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचेगा 360, यहाँ बचा 5/x + 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे, यहाँ से आपने क्या करना है, 360 को उस दूसरी साइड ले जाना है और नीचे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ 360 × 5 को मैं दूसरी साइड ले जाऊँ या इधर ले आता हूँ, इनको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले इसको इधर ले जा रहा हूँ और इन दोनों नंबर को इस साइड ला रहा हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 5 से किया 5x। अब ये वाले दोनों नंबर पहले क्या था, 360 × 5, क्योंकि मैं इस पूरी टर्म को दूसरी साइड ले गया और इन दोनों को इधर लाऊंगा तो इनकी क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, पहले 4/5 था, अभी क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये कितना हो गया 90। अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225, तो इसको मैं इधर ले आया तो 2250 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप 40 और 45 बनेगा और 50x बनेगा, 50x और 45x बनेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाना आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। अब आप इतना क्वेश्चन कर लो, यहाँ तक सारी चीज़ें बना लो, आगे नहीं कर पाओ तो कितना दुख होगा। यहाँ से 2 आंसर आ गए। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर इसके सामने आपने लिखना है रिजेक्टेड, रीज़न आपने लिख देना स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 40 km/h। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी इसकी, 45 km। आप चेक कर सकते हैं, 360 से मैं 45 को डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 घंटे। और अगर मैं 5 बढ़ा दूँ 5 किलोमीटर तो 360, ठीक है, 7.2, तो ये 48 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये इजी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + ky = 12, x + 3y - 4 = 0 आर इनकंसिस्टेंट। तो पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वो कंडीशन क्या है, अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0, तो आपकी 3 कंडीशन बनती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा आंसर हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन बनती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब ये तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाए। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 2 मैनी सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और एक आता है कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका आंसर आता है नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन आएगा और लाइन क्या आएंगी, पैरेलल। ठीक है, अब इसको लाइन के माध्यम से भी सीख लेते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सोल्यूशन आएगा, तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कोई सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब लाइन पैरेलल होंगी, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और जब दोनों ही लाइन एक लाइन के ऊपर बन जाएंगी, ठीक है, जिसको कोइंसिडेंट कहते हैं, तो मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने हमें क्या दी हुई है कंडीशन, यही एक क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इफ़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, तो नो सोल्यूशन के केस में हमेशा आंसर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए। किसके केस में, नो सोल्यूशन के केस में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नो सोल्यूशन का केस मतलब
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारी इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन है जो कि हमारी नो सोल्यूशन का भी रीज़न है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से मेरे पास A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू k आ गई और C1 की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पर C1 इक्वल की दूसरी साइड है, मेरे को दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो मैं 12 को इस साइड ले आता हूँ, तो ये -12 होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो C की वैल्यू अब चेंज करूँगा क्योंकि दोनों सेम साइड होने चाहिए। अगर सेम साइड है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। C1 की वैल्यू -12, A2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्यों कुछ नहीं है तो 1, B2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, साइन भी देखना है आपने, C2 की वैल्यू -4। अब आपने इनका रेशो लिख लेना है। मैं पहले दो के रेशो ले लेता हूँ, A1 अपॉन A2, क्योंकि नॉट इक्वल वाले की मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे k की वैल्यू बतानी है। A1 की वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू k है और B2 की वैल्यू 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। तो यही हमारे k की वैल्यू है। आई थिंक बहुत ईजी था और आप इजीली कर सकते हैं, बट व्हाट डू यू नीड इज़ दी प्रैक्टिस। क्लियर। अब हम अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।